दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सुमित भाई। सुमित भाई मैं देख रहा था कि जो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जी। उन्होंने अनाउंस किया है कि G20 जो समिट है वो होगी दिल्ली के अंदर। पहले तो एक क्विक क्रिस्पी क्वेश्चन वो ये कि सुनने में आ रहा था G20 समिट तो कश्मीर में होगी। तो ये चेंज ऑफ हार्ट है, चेंज ऑफ माइंड है या कि कश्मीर की सिक्योरिटी का मसला है या कि जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि ये कश्मीर में नहीं हो रही और अब दिल्ली में हो रही है। पहले तो मैं इस पे जानना चाह रहा हूँ कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज या कोई अंडरस्टैंडिंग है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, फिर मैं एट लेंथ इसके एजेंडे पे और बात करता हूँ। जी, समझ गए। देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और आप खुद जानते हैं कि जो G20 समिट होता है, इसमें कई सारे इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स होते हैं जैसे हमारे गवर्नर्स हैं, सेंट्रल बैंक्स के, वो मिलते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं। और हर समिट में एक शेर्पा नियुक्त होता है। शेर्पा जानते हैं आप, मतलब ना, एज़ अ लीडर। तो अब पहले तो ये 20 शेर्पा आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर कई सारे इवेंट्स होते हैं, पोस्ट इवेंट और प्री इवेंट। और एक बार हेड्स ऑफ स्टेट मिलते हैं। दिस इज़ द ओनली समिट जिसमें इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग। जैसे आपने कहा पीछे अभी इंडोनेशिया में तो बाली में फॉरेन मिनिस्टर मिले थे हमारे, राइट। अभी हेड्स ऑफ स्टेट मिलेंगे आने वाले टाइम में। सो लाइक वाइज दिसंबर में हमारे पास इसकी प्रेसिडेंसी आ रही है और एक ट्रायो बनाया जाता है, जिसमें अभी भी एक ट्रायो है, इंडिया, इंडोनेशिया और इटली का। तो एक ट्रायो बनाया जाता है। तो वैसे ही इवेंट्स होते हैं। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टेटमेंट देखें इस बारे में, तो उन्होंने बोला हाँ, अभी इसका जो हमारे पास जैसी प्रेसिडेंसी आएगी 1 दिसंबर को, इवेंट्स को हम रूपांतरित करेंगे। रूपांतरित विल डिस्क्राइब और डिटेल आउट द नंबर ऑफ इवेंट्स, वो कब कब होंगे, कहाँ होंगे, इसमें क्या क्या चीज होगी। और इसी इवेंट्स में कोई इवेंट कश्मीर में भी हो सकता है, कोई तमिलनाडु में भी हो सकता है, कोई दिल्ली में भी हो सकता है। तो यूजुअली अगर आप G20 की आप पिछले 1 2 3 साल से या 5 साल से इसको स्टडी करें, कम से कम 6 7 8 इवेंट होते बिफोर द हेड्स ऑफ स्टेट मीट। तो ठीक उसी तरह से ऐसे इवेंट कश्मीर में भी हो सकते हैं, कन्याकुमारी में भी हो सकते हैं। और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का चीमा साहब, कहीं कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, कोट अनकोट, कहीं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, नो इवेंट ऑफ G20 विल बी हेल्ड इन कश्मीर। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं जिसमें यह बताया गया कि कोई इवेंट कश्मीर में नहीं होगा। जब रूपरेखा बनेगी 1 दिसंबर में, हमें इसकी प्रेसिडेंसी मिलेगी, आपको इवेंट भी पता लगेंगे, आपको वेन्यू भी पता लगेगा, आपको एजेंडा भी पता लगेगा। और कश्मीर भी भारत के नक्शे में आता है एज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो वहां भी बिल्कुल इवेंट होगा साहब। हाँ, but the event calendar will be rolled out after we get the presidency of the G20. That is on 1st of December by the end of this year. बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुमित भाई एक बात बताएँ, जी, G20 में तो रशिया भी आ रहा है, ठीक है? जी, बाकी ममालिक भी आ रहे हैं। इंडिया जी, के ऊपर ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि हुआ भी है, मैं बल्कि आजकल भी कुछ ऐसे लोगों को मिला हूँ दे आर नॉट पाकिस्तानीज़, फॉरेनर्स जिन्होंने ये कहा है कि भाई वी आर नॉट हैप्पी द वे इंडिया हैज़ डेल्ट विद दिस रशिया इश्यू और जिस तरह इंडिया ने हमें एक साइड पे किया। ये बताएँ कि रशिया भी होना है, अमेरिका भी होना है, बाकी ममालिक भी और सारे वेस्टर्न ममालिक ने यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न ममालिक ने रशिया के ऊपर टफ स्टेटमेंट्स देनी है। और वो जिसे कहते हैं ना घर होना है आपका, तो फिर क्या मंज़र बनेगा वहाँ पे अगर रशिया के ऊपर बातें हो रही हों, टका-टका के जवाब आ रहे हों, सवाल आ रहे हों और फिर और रशियंस ने कहना है कि तुसी सानू घर साथ के विज़िट करांदे हो। तो ज़रा इस पे बताएँ मतलब व्हाट व्हाट वुड बी योर थिंग ऑन दिस? देखिए चीमा साहब, अगर यहाँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर 10 12 ऑर्डिनरी या 20 ऑर्डिनरी आपके हम जैसे आदमी बैठ जाए, तब ये रिएक्शन आना जाहिर सी बात है। कहेंगे यार तुमने अपने घर बुलाया और ये करवा दिया। यहाँ फॉरेन मिनिस्टर्स बैठ रहे चीमा साहब, दीज आर द मास्टर्स ऑफ देयर बिजनेस। उन्हें पता है समिट में क्या होगा, कैसी गूगली आएगी, कैसी इन स्विंगर आएगी, कैसी आउट स्विंगर आएगी। जैसे मुझे पता लगता है आपकी शक्ल देख के इन स्विंगर आउट स्विंगर आने वाली, कोई बात नहीं। तो हम अपना बल्ला उसी तरह से एंगल कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब मैं आपको इंडोनेशिया ले चलता हूँ। इंडोनेशिया में जो फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट हुआ, तो वहाँ भी स्थिति हुई। पहली बार एंथनी ब्लिंकन्स और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे साहब एक ही छत के नीचे थे। ये पूरे यूरोप के यूरोपियन ममालिक थे। सब ने एक-एक करके यूक्रेन को लेके स्टेटमेंट तो दी थी, क्योंकि यूक्रेन आ ही गया था। यूक्रेन का आना ज़ाहिर-सी बात है। पर सर्गे साहब ने, उन्होंने उसको जैसे अपना डिप्लोमेटिकली हैंडल करना था किया। क्या आपने कहीं एक स्टेटमेंट देखी है कि उन्होंने इंडोनेशिया को इसके लिए कुछ कहा हो? इंडोनेशिया तो चीमा साहब ज़मीन दे रहा है, जगह दे रहा है, ज़मीन अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है।
हम ज़मीन जगह इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, पर हमारी ज़मीन जगह और इंफ्रास्ट्रक्चर ना आपका माइंडसेट तय करेगी, ना आपका एजेंडा तय करेगी, ना इनकी आपकी इंक्लिनेशन तय करेगी, ना आपकी प्रेफ़रेंसेस तय करेगी। अब मैं आपको इसी इंडोनेशिया ले चलता हूँ। वहाँ डॉक्टर जयशंकर साहब वेंगी से मिले थे। आपका सवाल होगा तो पहले बता दूँ, वेंगी से मिले थे। अब डॉक्टर जयशंकर साहब ने क्या बोला? 3 चीज़ें बोली थी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, mutual interest, mutual sensitivities, and the health of the trade will be equivalent or proportional to the health of the border. ये 4 चीजें आई थी जो बहुत एकदम निकल के आई थी। और आप विवियन बालाकृष्णन का देखिए, उन्होंने समरी भी की थी। सिंगापुर तो खैर एज एडिशनल इनवाइटी था, तो उन्होंने एक बड़े 4 पॉइंटों में उसकी समरी भी बहुत बेहतरीन रूप से की थी। अब G20 का मतलब है वर्ल्ड के फाइनेंशियल जो कार्यक्रम है, जो इसका चक्र है, ये चलता रहे, वर्ल्ड रिसेशन में ना जाए, वर्ल्ड रेजिलिएंट रहे और जो बड़े चैलेंजेस है दुनिया भर में उनको मीट किया जाए। और G20 एक ऐसा समिट है जिसका ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल है। इसका ऑब्जेक्टिव डिप्लोमेटिक नहीं है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और दुनिया में आने वाले चैलेंजेस है, जैसे आप देखिए फूड सिक्योरिटी है अभी, क्लाइमेट चेंज है अभी, पीछे ये ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंजेस थे, वुमेन एम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस है, काफी सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको इन पे आके हैंडल किया गया। क्योंकि 1999 की बात करें तो चीमा साहब आपको याद होगा जब G7 होता था, अब रशिया को मिला के जी बोल सकते हैं, रशिया परमानेंट मेंबर नहीं था। G7 के बाद 99 में इसको बनाया गया, कह रहा नहीं यार ये पूरे दुनिया में जितने भी इकोनॉमीज हैं, अभी क्या है इसमें, अरे मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, G20 जो 80% ऑफ द जीडीपी, 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय G20। अब ये सब साथ आएंगे, एक बड़े पर्सपेक्टिव पे बात होगी। तो अब किसी के आपस में कोई छोटे-मोटे मसले हैं, कोई मसले मसाइल हैं, वो लोग बोलेंगे, करेंगे, पर ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल रहता है। ये एक ऐसा समिट है चीमा साहब जिसमें केवल हेड्स ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट जैसे फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह ही नहीं मिलते, जैसे सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिलते हैं। और भी ऐसे जो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लोग मिल सकते हैं, इकोनॉमिक फोरम्स के लोग मिल सकते हैं, मिलिट्री वाले मिल सकते हैं अगर ऐसी जरूरत नापी गई, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स मिल सकते हैं। इसी फोरम पे क्लाइमेट एक्सपर्ट्स भी मिल सकते हैं हर कंट्री के। So it is more of for financial stability and inclusiveness and to look at bigger challenges the world is facing. हाँ, इसमें पॉलिटिकल एजेंडाज आएंगे, पॉलिटिकल इश्यूज कहीं ना कहीं आएंगे, वो हर समिट में आते हैं, उनको मैनेज करना। और ये जो जितने भी ये फॉरेन मिनिस्टर हमारे होते हैं, ये अब देखिए इनका तो काम ही ये है ना। अब हिटलर ने कहा था द डिप्लोमेट शुड नो हाउ टू वॉक ऑन स्लिपरी फ्लोर्स, दैट इज व्हाट इट इज। हाँ, रशिया आएगा, देखिए अमेरिका आएगा, बात होगी यूक्रेन की, चाइना आएगा, इंडिया आएगा, तो बात होगी एलएसी की, बात होगी ट्रेड की। ये जाहिर सी बात है, ये होंगी, इसमें हम रोक नहीं सकते। बट इसका जमीन जगह और जायदाद पे फर्क नहीं पड़ता, जमीन जगह और जायदाद का फर्क नहीं पड़ता। आप ये इंडिया से उठा के इटली ले जाए तब भी यही बात होगी, आप इंडिया से उठा के इंडोनेशिया ले जाए तब भी यही बात होगी। तो एजेंडा किसी का जमीन जगह और जायदाद देके नहीं बदलता, बट उनका एक एजेंडा लेके चलते हैं, उनके नेशनल इंटरेस्ट को लेके, और वो एक एजेंडा रखते हैं। और जाहिर सी बात है, वो अपना एजेंडा रखेंगे, अपना तर्क वितर्क करेंगे, और जो एक बड़ा एजेंडा उसको चलाने की अभी कवायद हो रही है। और अभी मैं आपको एक और चीज बता दूं, देखिए आप ये तो जान रहे होंगे कि रशिया ने गैस कम कर दिया यूरोप में। अभी ये भी डर लग रहा है कि पूरे पाइप ही ना बंद कर दे। ठीक है जी, अब सर्दी आ रही है, जो हम कह रहे थे सर्दी आ रही है। अभी चीमा साहब, अब मजे की बात, एक मैं इंटरेस्टिंग डाटा देख रहा था, जितना रशिया से गैस घटा है, इतना मान लीजिए, इतना गैस घटा, ठीक है, इतना ही गैस अमेरिकन कंपनी जो यूरोपियन यूनियन में बैठी है वो इंपोर्ट कर रही अमेरिका से। अमेरिका को उतना ही गैस सेल्स टू यूरोप हैज इंक्रीज्ड। जितना रशिया का गैस घटा है, उतना ही अमेरिकन गैस सेल्स टू यूरोप हैज इंक्रीज्ड। सो अगर आप इसको देखें तो इसमें कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक फायदे भी है, एक पॉलिटिकल एजेंडा भी चल रहे, इकोनॉमिक फायदे भी चल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इकोनॉमी बिल्कुल बंद है, इकोनॉमी भी चीमा साहब अपनी जगह चल रही है, पॉलिटिक्स अपनी जगह चल रही है, चीजें अपनी जगह चल रही, एजेंडा भी चलते रहेंगे। वो रशिया यूक्रेन की बात भी होगी, इंडिया चाइना की बात भी होगी, पर जो एजेंडा समिट का बहुत बड़ा है, और जगह का फर्क नहीं पड़ता चीमा साहब, बिकॉज दैट इज व्हाट इज द एजेंडा ऑफ अ कंट्री। सो you can't leave it to a particular place as such। तो ये हमें यहाँ समझने की जरूरत है कि एजेंडा इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय अ प्लेस, इट इज डिटरमाइंड बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुमित भाई, वो तो बात आपकी समझ आ गई, मैं इसको आई गॉट द पॉइंट कि इंडिया जो है वो ज़ाहिर बात है प्लेटफ़ॉर्म है, बातें होंगी। लेकिन एक बात बताएँ, व्हाट इंडिया हैज़ टू ऑफर एट दिस G20 समिट टू द वर्ल्ड? क्योंकि बातें ये हो रही हैं जी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिया को फ़ायदा होगा, हेल्थ इश्यूज़, एजुकेशन, क्लाइमेट, फूड सिक्योरिटी। इंडिया क्या ऑफर कर रहा है? क्योंकि स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने
ये फैसला किया कि क्योंकि इंडिया जो है उसको 75 इयर्स हो रहे हैं, तो शायद आपको ये प्रेसिडेंसी 1 साल पहले मिलनी थी, लेकिन आपने 1 साल बाद में ली बिकॉज़ ऑफ इस वजह से। सो क्या ऑफ़र करने जा रहा है दुनिया को? कोई नई चीज़ है? कोई नया पर्सपेक्टिव है? क्योंकि जितना इकोनॉमी पे ग्लोबल प्रेशर है, इंडिया के पास तो की कहंदे ने वो जादू वाली बोतल च की है, मतलब व्हाट इज़ टू ऑफर टू द वर्ल्ड? जी, मतलब बेहतरीन सवाल किया आपने एज़ यूजुअल। देखिए गूगली इन स्विंगर, आउट स्विंगर तो ख़ैर आपने एक हाइब्रिड बॉल बनाई, उसका टर्म टर्म सोचता हूँ मैं अगली बार। देखिए चीमा साहब, सबसे पहले जो एक एजेंडा फॉर्मल तय किया जाएगा, अभी एजेंडा तय नहीं है, तो इस पे अभी कंटेम्पलेट करना, एक इट विल बी जस्ट एन अप्रॉक्सिमेट आइडिया। टुडे आई कैन गिव अप्रॉक्सिमेट आइडिया बिकॉज़ द एजेंडा इज़ नॉट फाइनलाइज्ड। एजेंडा आप भी जानते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विल बी फाइनलाइज्ड। अब आपने सवाल पूछा व्हाट इंडिया हैज़ टू ऑफर टू द वर्ल्ड। देखिए चीमा साहब, 5-6 चीज़ों की बात डायरेक्ट डायरेक्ट करें। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया। आज अगर एड्स कंट्रोल में है दुनिया में, पूरे अफ्रीका में, पूरे साउथ अमेरिका में इंडियन मेडिसिन के कारण है। आज हम 150 कंट्रियों को मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, और जो अफ्रीका में जो गरीब आदमी है, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज में यहाँ है, वो फाइजर या स्नोफी की दवाई नहीं खाता, वो हमारी दवाई खाता है। आज हमने एड्स को कंट्रोल किया, 5 बिलियन वैक्सीन हम बना के दे रहे हैं। ये तो पॉइंट में हमने बोला है ना, काम चल रहा है उस पर। 200 करोड़ को लोगों को से ज्यादा तो हम ऑलरेडी वैक्सीन लगा चुके हैं। अभी देखिए सबसे ज़्यादा इंजीनियर डॉक्टर हम दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा आईटी हम दे रहे हैं। अभी आज मैं देख रहा था, मेक्सिको से एक डेलीगेशन आया हुआ है डिप्लोमेट्स का, जिनकी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी हमने बांग्लादेश को बोला जो तुम्हारे रेलवे के प्रोफेशनल, उनको हम ट्रेन करेंगे। तुम्हारे जो आईटी एनेबलमेंट है जो बांग्लादेश रेलवेज की, वो हम करेंगे। हमने अपना कोविन एप्लीकेशन, जिससे कोविड मैनेजमेंट होता है, ये कम से कम 30-32 कंट्री, तो हमारा कोविन यूज करिए ना जी, मतलब आज की डेट में ओपन सोर्स कर दिया हमने, चलो आप यूज कर लो। तो आप दवाई की बात करें, आप सोलर की बात करें, आप मैन पावर की बात करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप आईटी की बात करें, आज एक और चीज हम दुनिया को दे रहे हैं, वो है कि आज हमारे पास इतना वीट रखा है कि डब्ल्यूटीओ के लफड़े वफड़े ये हटा दे, वी कैन फीड द होल वर्ल्ड। इतना वीट हमारे गोदामों में आज के दिन में रखा है। वीट हम दे सकते हैं, फर्टिलाइजर हम दे सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम दे सकते हैं, और सोलर और विंड में वी आर ऑलरेडी रीडिंग द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का जो बेंचमार्क्स हमने एस्टैब्लिश किए हैं, वो इंडिया ने किया है। तो अगर इन 5-6 चीजों को मिला के देखा जाए, एंड वन मोर थिंग व्हिच इज वर्थ मेंशनिंग, वी आर 18% ऑफ द टोटल ह्यूमैनिटी, we're the fifth biggest economy by GDP now and third by PPP, and highest contributor of in UN security forces, और third है highest foreign exchange reserve है सर, and we are the only country जिसमें recession नहीं आएगा। अब भी लास्ट क्वार्टर हमने 13.5% किया था, जब चाइना 0.1% किया, 1% के आसपास था। तो वी हैव अ लॉट टू ऑफर टू द वर्ल्ड, और हमारा मार्केट जो भी खुलेगा, जो खुल रहा है सर, 2028 तक विल ओवरटेक जर्मनी एंड जापान एज बाय द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। और जो हमने यूके को बीट के 2-3 साल पहले किया, हमने 2 साल का टाइम था, और अब की बार $250 बिलियन से बीट किया, विच इज अप्रॉक्सिमेटली द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली बात नहीं, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट में ये बता रहा हूँ। तो ये जब चीजें हो रही है, अगर आप यूके में भी परिस्थिति देखिए, आप यूके की ग्रोथ देखिए इस क्वार्टर की, यूके में एनर्जी क्राइसिस है, यूके की इकोनॉमिकल क्राइसिस है। आप यूके का अगर आप हमसे कंपैरिजन करें, एक टाइम में उन्होंने हमें फ्रेजाइल 5 में रखा था, फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 का सफर चीमा साहब 75 साल में। और वे हमने आपको लास्ट टाइम बताया था वो कितना माल यहाँ से लेके थे, उसकी बात नहीं है। अभी देखिए, एक बार जब बंगाल फेमिन हुआ था, ये मैं आपको बता दूं रिकॉर्ड, तो ये जो चर्चिल था, चर्चिल ऑर्केस्ट्रेटेड बंगाल फेमिन। चर्चिल के कारण यहाँ 30 लाख लोग मरे थे बंगाल में। आपको जब तक सप्लाई डाइवर्ट की थी अपने सिपाहियों को जो लड़ रहे थे। जब ऑस्ट्रेलिया से सप्लाईज आनी थी, तो चर्चिल का ये कहना था कि भाई, बोला कि तुमने ये सप्लाईज इंडिया क्यों नहीं आनी, तुमने इनको भी डाइवर्ट क्यों किया? कहता है इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स, तो इस छोटी सी सप्लाई से इनका क्या होता है? ठीक है, वो चर्चिल कह रहा था कि भाई वी आर द प्रोजेनीज ऑफ डार्विन, और हमारे कारण ऑस्ट्रेलिया और इंडियन को, बिकॉज वी विल गिव देम लिबरेशन, वी विल गिव देम सिविलाइजेशन, ये चर्चिल का कहना था। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कितना वो यहाँ से माल ताल लेके थे। आज उसी यूके में 75 साल में दे हैड प्रेडिक्टेड विल फेल, दे हैड प्रेडिक्टेड विल फेल, फ्रेजाइल 5 में छोड़ गए थे। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 42 साल थी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आज 70 है। हमारी लिटरेसी करीब 20 के आसपास थी, आज हम 75 पे ले आए, राइट। तो अगर आप देखिए हमने क्या किया 5 साल में, अगर आज देखिए इकोनॉमिकली, पोलिटिकली, नेवी, आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, political stature, foreign exchange reserve, where is UK even competing with us? They are not competing us with anywhere. और ये तो हमारा हाल है जब हमें बिल्कुल चूस के निचोड़ के छोड़ गए थे। पोटेंशियल जीवा साहब इतना है कि दुनिया यहाँ आएगी, आप देखिएगा 5-6 साल में, when we will beat Germany and Japan, Germany and Japan as the third biggest economy, then the world will open up, because China is not an option। देखिए अमेरिकन मार्केट्स ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं,
इंटरेस्ट रेट उन्होंने 1% बढ़ाया। अमेरिका में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बिजनेस करना है, यू हैव टू कम टू इंडिया। आज दुनिया में कौन सा ऐसा सीईओ, कौन सा ऐसा एमडी है जिसके रोड मैप में इंडिया नहीं है? इट्स नॉट ही लाइक्स इंडिया और ही हेट्स इंडिया, ही कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इंडिया, बिकॉज़ दैट इज द बिगेस्ट मार्केट। अगर मैं रिटेल की बात करूं, $3 ट्रिलियन का तो इंडिया रिटेल है सर। $3 ट्रिलियन का केवल रिटेल है, और ऐसे कितने सेक्टर है हमारे पास, कितनी डेवलपमेंट है हमारे पास। और अब भी, अगर अभी भी बाय दिस एंड ऑफ द ईयर विल ग्रो एट 7.5%। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक सब कहते हैं अगले साल का भी हमारा इकोनॉमिक आउटलुक 6.5 से 7%। अगर मैं यूरोप, जर्मनी, जापान सबकी बात करूं, एवरीबडी जीडीपी विल श्रिंक एज पर द डाटा रिलीज टुडे। कोई 2%, कोई 1.5%, कोई 2.5%। अगर मैं जर्मनी की बात करूं, 2.3% श्रिंक कर रहा है। ऐसी ये सारी इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, हमारा तब भी 7% की गारंटी है। तो दुनिया को यहाँ आना पड़ेगा चीमा साहब, हम बुलाए ना बुलाए, आप दरवाजा खटखटा के आएंगे, जैसे आपके मित्र वेंगी कमर्शियल जहाज में बैठ के आए थे। जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुमित भाई ये बताइएगा कि इंडिया बार-बार अपनी इकोनॉमी, आप स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं जी, $3 ट्रिलियन की हम रिटेल हैं। दुनिया में हम जनाब अब जर्मनी और जापान से कम्पीट करने जा रहे हैं। लेकिन इंडिया की ये जो डायकोटॉमी है कि एक तरफ यू आर गेटिंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जी। बट आपकी जो पर कैपिटा इनकम है, लेट्स से दैट इज अबाउट $2000 और कितनी, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इतनी है कि समवेयर 2200-2500 है। हम्म। सो ये, और जबकि जिस इंग्लैंड को आप कम्पीट करके एक पीछे छोड़ के आए हैं, वहां पर कैप्टन जारी बात है पॉपुलेशन कम है तो ज्यादा 40,000 50,000 पाउंड है। तो जी। ये जो एक तरफ बहुत गुर्बत, एक तरफ बहुत अमारत, जैसे वो कह रहे हैं ना, नंबर ऑफ बिलियनियर्स आर इंक्रीजिंग इन इंडिया, इट मीन्स देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इस पे एक बड़ा बात हो रही है। तो ये आप जब दुनिया के सामने ये चीज लेके आएंगे, ये कैसे शो करेंगे? क्योंकि आप एक डिफरेंट है, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज हैं वहां पे अगर अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है तो उसकी पर कैपिटा भी उतनी ज्यादा है। अगर वो चाइना है तो उनकी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इंडिया की नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे है। तो ये क्या हो, इसको कैसे आप मेजर करते हैं? ये इसकी समझ नहीं आ रही। देखिए चीमा साहब, बड़ा टॉपिक है, तो जल्दी से जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि इस पे तो पूरे 1 घंटे का शो हो जाए वो भी जी कम जी। है। देखिए, इकोनॉमी के दो मेजर होते हैं, जीडीपी और पीपीपी। जीडीपी इज एब्सोल्यूट जीडीपी, राइट? एब्सोल्यूट जीडीपी में नंबर 1 इकोनॉमी यूएस, नंबर 2 अभी चाइना है, राइट? फिर जापान है, जर्मनी, फिर हमारा नंबर है, राइट? वी आर द नंबर। अब पीपीपी की बात करें, पीपीपी में नंबर 1 कौन है? पीपीपी में नंबर 1 है चाइना, नंबर 2 है यूएस, नंबर 3 है अस। व्हाट इज पीपीपी? पीपी इज परचेज पावर पैरिटी। आपके रुपए में आता क्या है? मैं छोटी सी एग्जांपल बताऊं। यहाँ मुझे 30 रुपए का कोका कोला का कैन मिलता है, यही यूएस में मुझे $2 का मिलता है, मतलब ₹150 का मोटा मोटा। यहाँ जो मैं 30 रुपए में चीज खरीदता हूँ वो वर्ल्ड में। आज के मॉडर्न टाइम में पीपीपी इज अ मोर रियलिस्टिक मेजर ऑफ द पावर ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज पीपीपी डिटरमाइंस व्हाट योर मनी कैन बाय, व्हाट इज योर मनी वर्थ ऑफ। अगर आप पीपीपी में देखें तो यूनाइटेड किंगडम तो हमारे आगे पीछे नहीं आता। अगर आप पीपीपी में देखें, जिस चाइना का जीडीपी लगभग यूएस से आधा, वो नंबर 1 कैसे चाइना से? और अब आपके सवाल पे आता हूँ, पर कैपिटा इनकम पे। देखिए, आबादी ज्यादा है तो पर कैपिटा इनकम जाहिर सी बात है कम होगी, बट व्हाट इज द इकोनॉमिकल आंसर टू इट इज द पीपीपी। अगर हमारा पीपीपी कम होता तो तब आपकी बात बिल्कुल सही थी। अगर हम पीपीपी वाइज मान लीजिए 50वें 60वें नंबर पे होते और पर कैपिटा भी कम था, तब आपके मतलब ये ऐसे जुड़ गए, ये ऐसी चीज ऐसे जुड़ गई। पर ये ऐसी चीज, ये जुड़ नहीं रही, बिकॉज पीपीपी एंड पर कैपिटा डजंट मैटर। अब मैं आपको दूसरा लॉजिक देता हूँ। अब मैं आपकी सिंगापुर की जैसी बात करूँ, ठीक है जी? सिंगापुर का पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, या ब्रुनई का पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। तो अगर आपके लॉजिक से चले तो दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी तो ना चाइना है, ना इंडिया है, ना यूनाइटेड स्टेट्स है, ना जर्मनी है, जापान है, ब्रुनई है, सिंगापुर है, क्योंकि उनका पर कैपिटा बहुत ज्यादा है। तो पर कैपिटा इज जस्ट वन ऑफ द वेरिएबल इन द बिगर मैट्रिक्स। देयर आर ओनली टू मैट्रिक्स, दो तीन मैट्रिक्स होते हैं, एक जीडीपी होता है, एक पीपीपी होता है, दैट आर ओनली टू वाइबल मैट्रिक्स। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को जोड़े तो हम नंबर 3 है। अगर आप इन्फ्लेशन को देखें, और इन्फ्लेशन अभी यूएस से कम है। अगर आप हमारे परचेजिंग पावर पैरिटी को देखें, दैट मेक्स अस नंबर 3। वी एट परचेज पावर पैरिटी वी आर रेटेड एट $11.75 ट्रिलियन एज द इकोनॉमी। ये दुनिया मानती है, मेरी रेटिंग नहीं है ना आपकी रेटिंग है, ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ सब मानते हैं इस चीज को। तो चीमा साहब, दैट इज हाउ इट बैलेंसेस ओवर। इनफैक्ट जो हमारी लो पर कैपिटा इनकम है थोड़ी सी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, दैट इज मेकिंग द पावर ऑफ मनी मोर। वी कैन बाय मोर थिंग्स विद द मनी हियर। दैट इज द की फॉर डेवलपमेंट। अगर आप देखिए यूके में क्या हो रहा है, यूके में कॉस्ट इतना ज्यादा है, ग्रीस में क्या हो गया, एक बार कॉस्ट बहुत बढ़ गए। आज आप कॉस्ट ऑफ लिविंग लंदन में देखें और दिल्ली में देखें, बहुत आसमान जमीन का फर्क है। रहते तो उतने घर में हो ना,
दिल्ली में आप बहुत बड़े अय्याशी और बहुत बहुत ज़्यादा ठाठ से रहते हो, लंदन में नहीं रह पाओगे इतने ठाठ से। और अगर आप टैक्सी का कॉस्ट देखिए यूएस में देखिए, हमारे टैक्सी का कॉस्ट देखिए, बिजली का कॉस्ट देखिए, मोबाइल का देखिए, टीवी का देखिए, सर छोड़िए सब चीज़। दवाई और दूध के प्राइस कंपेयर करिए, दवाई और दूध और ब्रेड 3 चीज़ों को बेंचमार्क किए आपको फ़र्क पता लग जाएगा। सो दिस इज़ वेयर द होप इज़, दिस इज़ वेयर द थिंग इज़ एंड एक और चीज़ है हमारे पास, वी हैव डेमोग्राफिक डिविडेंड 800 मिलियन यूथ पॉपुलेशन एंड आवर एज इज़ अराउंड 30-32 के आसपास हमारी एवरेज होगी, यही चाइना की एज जाके 48 हो जाती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। देखिए, स्टैटिक्स डाटा पे तो मैं आने वाले 2 घंटे बात कर सकता हूँ और आपको सारा कंपैरिज़न दे दूँगा, बट दिस इज़ अ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ थिंग्स। दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड सीज़ इट एंड हाउ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज़ेज़ इट। You and me are nobody to interrupt it this way or that way. This is the expected or accepted norms of evaluation, which I am giving you in black and white, and which is all quantifiable or variable. देखिए, बाकी इधर-उधर की बात मैं कर सकता हूँ, पर उससे फ़ायदा कुछ नहीं है। I have given you all the data and in a open forum, which anybody can validate and check. बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी छोटा-सा सवाल करूँगा, शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी मिल रहे हैं अगले हफ्ते फिर? और क्या मोदी साहब ऑफ़र करेंगे? और मुझे ये बताएँ, अगर मुलाकात हो गई, तो जो इंडिया में आपने टेम्परेचर बॉयल किया हुआ था कि उन्होंने देखो हमारे फ़ौजियों की जान ले ली, हम जो है वो जो बड़े-बड़े नारे थे कि टीवी तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो तो ख़ैर नारे ही थे। तो इंडिया में भी ऑपोज़िशन इसको उठा सकती है अगर शी जिनपिंग एंड मोदी जी का सवाल मुलाकात होगी, और बकौल आपके, आप कहते थे कि शी जिनपिंग जो है वो घर से नहीं निकलता, तो निकल पड़ा लगता है मोदी जी के लिए। देखिए चीमा साहब 2-3 सवाल आपने फिर मिला के पूछ डाले ना, आप तो वो ना सवालों का मैंगो जूस बना देते हो। अब मैंगो, चीनी और दूध अलग-अलग करना पड़ेगा। पहले आपने बोला कि भाई ये टीवी तोड़ने की बात, देखिए टीवी तो आपके यहाँ पाकिस्तान में मैच हारने के बाद तोड़ते हैं, वो यूट्यूब पे और ट्विटर पे खूब वीडियो है। हमारे यहाँ टीवी तोड़ने का भी कल्चर नहीं चीमा साहब। फिर दूसरी बार आपने बोला कि भाई ये अपोज़िशन क्या बोलेगी, क्या बोलेगी? देखिए चीमा साहब, उन्होंने हमारे 20 लोग मारे थे। आप अपने परम मित्र शी जिनपिंग से पूछिए उसके कितने लोग मरे थे, आज तक डिक्लेयर नहीं किया। कोई 125 कहता है, सीआई वाले 130 कहते हैं, मोसाड वाले 120 कहते हैं, तो बोले भाई 100 है, सवा 100 है, 150 है। तो हमारे जो भाई शहीद हुए थे हम उनको सलाम करते हैं। अब उनकी उनका लिस्ट आप हो सके तो आप फ़ोन-वोन करके मँगाइएगा अगर आपको दे दें। दुनिया में तो उन्होंने किसी को दिया नहीं। अब तीसरी बात है हम देंगे क्या? देखिए चीमा साहब, अभी ऐसा कोई ऑफ़र उनकी तरफ से नहीं आया बायलैटरल का। जब वो हमें इनवाइट करेंगे बायलैटरल के लिए तब हम सोचेंगे, हम करें ना करें, नहीं तो मिलना होगा, शायद एक हैंडशेक हो जाए, शायद एक फ़ोटो हो जाए, बातचीत नहीं होगी। बातचीत का बायलैटरल अगर होगा या ट्राइलैटरल रशिया के साथ भी होने की बात हो रही है, तो उसका एक एजेंडा होता है। देखिए मोदी जी बिना एजेंडा के तो मिलेंगे नहीं। अब तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई क्या हो रहा है, गल्ला-बाता कर रहे हैं। अगर बायलैटरल का एजेंडा नहीं होगा चीमा साहब, तो मोदी जी बिना एजेंडा के मिलेंगे नहीं। अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई है इंडिया से या चाइना से ही बायलैटरल हो रहा है। हाँ, बाकी जाएँगे, मिलेंगे। लास्ट टाइम एससीओ फॉरेन मिनिस्टर साहब की मीट हुई थी। अ, भुट्टो साहब भी थे, जरदारी साहब अपने, डॉक्टर जयशंकर भी थे, एक ही कमरे में थे। बस ऐसे होगा। चलें, लेट्स सी क्या होता है, देखना है, अगला हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस हवाले जी, से थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई फॉर योर टाइम और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का, और हमेशा बड़ा मज़ा आता है आपसे बात करके। थैंक यू सर। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार।